नमस्कार दोस्तों, अखिलेश एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बाल विकास के बारे में बताएंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सभी लोगों से बार बार पूछा जाता है। जो भी परीक्षाएं हो चुकी हैं पिछली बार और आने वाली भी परीक्षाओं में ये सब चीज़ें आने की संभावना है। तो जैसे मान लीजिए बाल विकास में आप लोगों को से पूछा जाता है कि जीन पियाजे की कितनी अवस्थाएं हैं, तो इसके बारे में हमें जानने के लिए आइए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम बाल विकास में आप लोगों को बताए थे कि बाल विकास की अवस्थाएं 3 होती हैं। शैशवावस्था, दूसरी है बाल्यावस्था, तीसरी है किशोरावस्था। तो शैशवावस्था हमने बताया था जन्म से 5 वर्ष होती हैं, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होती हैं और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होती है। तो इसी क्रम में हम आज आप लोगों को बाल विकास की अवस्था में बाल्यावस्था पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, बाल्यावस्था की अवस्थाएं 6 से 12 वर्ष होती हैं। कितनी होती हैं? 6 से 12 वर्ष। ये चीज़ें हम नोट करेंगे। बाल्यावस्था की अवस्था जो है, बाल्यावस्था में आपकी जो है अवस्था का समय कितना होता है? 6 से 12 वर्ष। तो इस चीज़ को हम नोट करें। परीक्षा में बार बार आप लोगों से पूछा जाता है कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि बाल्यावस्था की जो 6 से 12 वर्ष की समय है, इसको हम 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ध्यान देंगे, इसमें है सबसे पहला है संचय काल। संचय काल पहली जो स्टेज है, संचय काल। संचय काल का समय होता है 6 से 9 वर्ष। कितना होता है? 6 से 9 वर्ष। ध्यान देंगे, ये पूछा जाता है परीक्षाओं में कि संचय काल का समय कितना होता है, तो इसका समय 6 से 9 वर्ष होता है। दूसरा है परिपाक काल। दूसरा क्या है? परिपाक काल। इसका जो समय होता है 9 वर्ष से 12 वर्ष। 9 वर्ष से 12 वर्ष। अब ध्यान देना है, जो बाल्यावस्था की अवस्था जो है 6 से 12 वर्ष है, इसी को 2 भागों में बांटा गया है। इसी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है संचय काल, जिसका समय होता है 6 से 9 वर्ष तक, और दूसरा है परिपाक काल, जिसका समय होता है 9 से 12 वर्ष तक। ध्यान देना है, अक्सर पूछा जाता है संचय काल का समय कितना होता है, तो ये हमारा 6 से 9 वर्ष होता है, और परिपाक काल का समय कितना होता है, ये हमारा 9 से 12 वर्ष होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देंगे, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। आगे हम देखेंगे बाल्यावस्था के बारे में कि कौन से मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है। तो इसमें हम देखेंगे, जैसे शिक्षा शास्त्री बताते हैं कि औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ इसी अवस्था में होता है, मतलब बाल्यावस्था में होता है औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ। क्योंकि इसका समय 6 से 12 वर्ष होता है, तो बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसकी उम्र लगभग 5 वर्ष से प्लस होती है। इसीलिए इस अवस्था में बताया गया कि विद्या प्रवेश की अवस्था हम इसे कहते हैं। तो एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज। एलिमेंट्री स्कूल ऑफ ठीक है। तो ये चीज़ें हम ध्यान देंगे कि जो है बच्चा बाल्यावस्था में जब जाता है तो उसकी अवस्था कितनी होती है। तो इसमें
स्कूल जो है बताया गया, शिक्षा शास्त्री द्वारा कहा गया कि इसे प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं। ये चीज़ ध्यान देंगे। और दूसरी चीज़ स्फूर्ति, इसको वैज्ञानिकों ने बताया कि ये स्फूर्ति की अवस्था है, अर्थात ये चीज़ ध्यान देंगे। स्फूर्ति अवस्था, बाल्यावस्था में हम इसको स्फूर्ति अवस्था के नाम से भी जानते हैं। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है स्फूर्ति अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, बाल्यावस्था को। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि इसको मनोवैज्ञानिकों ने गंदी अवस्था भी कहा है, डर्टी एज, गंदी अवस्था। अब सोचिए गंदी अवस्था क्यों मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था का नाम दिया है। इसमें बच्चे जो है अक्सर खेलने में गिरते हैं तो उनमें धूल मिट्टी के कण लगते हैं, इसीलिए इसे हम गंदी अवस्था कहते हैं। ये चीज़ ध्यान देंगे। स्फूर्ति की अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं, गंदी अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं, विद्यालय प्रवेश की अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली हैं कि बाल्यावस्था को में किस किस नाम से पुकारा जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान देनी है परीक्षाओं में। आगे हम देखेंगे मनोवैज्ञानिक कोल और ब्रूस, मनोवैज्ञानिक कोल और ब्रूस ने इसको बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। क्या कहा है? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसे कहा गया है? बाल्यावस्था को। कोल और ब्रूस नामक मनोवैज्ञानिक थे जिसने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। ये चीज़ ध्यान देना है, परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि बाल्यावस्था में और भी कई चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे संवेगों पर नियंत्रण करना, सामाजिकता का भाव शुरू होता है किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। संवेगों पर नियंत्रण करना ये भी बाल्यावस्था में ही शुरू होता है। और दूसरा है जो है सामाजिकता का भाव, बच्चे एक दूसरे से अपना मित्र बनाते हैं, तो इसमें हम देखा जाता है कि बच्चों में सामाजिकता का विकास होता है। ये चीज़ ध्यान देना है, सामाजिकता का जो भाव शुरू होता है वो हमारी बाल्यावस्था में शुरू होता है। आगे हम देखेंगे कि एक मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने जो बाल्यावस्था में बताई हैं अपनी 4 अवस्थाएं। ये अक्सर परीक्षाओं में आप लोगों के सामने पूछा जाता है कि जीन पियाजे की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो जीन पियाजे की बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। वो जीन पियाजे इसलिए इसमें अपने मकतब प्रदर्शित किए हैं क्योंकि उनकी ये जो चारों अवस्थाएं हैं वो बाल्यावस्था में समाहित हैं। तो जीन पियाजे के द्वारा जो 4 अवस्थाएं दी गई हैं बौद्धिक विकास की, उसमें सबसे पहला है संवेदनात्मक गामक अवस्था। पहला क्या है? संवेदनात्मक गामक अवस्था। पहली अवस्था क्या है? संवेदनात्मक गामक अवस्था। और दूसरी अवस्था क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व
संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था का नाम उन्होंने बताया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी अवस्था जो है जीन पियाजे ने बताया है औपचारिक संक्रिया अवस्था। औपचारिक संक्रिया अवस्था। ध्यान देंगे कि जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बौद्धिक विकास की बताई हैं उसमें सबसे पहला है आपका संवेदनात्मक गामक अवस्था, दूसरी आपकी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी आपकी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी आपकी है औपचारिक संक्रिया अवस्था। तो ये बार बार अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जीन पियाजे द्वारा जो 4 बौद्धिक विकास की अवस्थाएं बताई गई हैं उनके नाम क्या हैं। उसमें मान लीजिए ऑप्शन में कई ठो दे दिया, उसमें दे दिया संवेदनात्मक गामक अवस्था, तो आपको ध्यान देना है कि जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं दी हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। तो ये रही बात जीन पियाजे के बारे में। तो आगे हम देखेंगे कि जीन पियाजे ने जो 4 बौद्धिक अवस्थाएं बताई हैं उसमें जो हमारी है पूर्व संक्रिया अवस्था, पूर्व संक्रिया अवस्था, ठीक है। ये जो पूर्व संक्रिया अवस्था है हमारी, इसको जीन पियाजे ने 2 भागों में बताया है। पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था जो 2 से 4 वर्ष होती है, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था जो 2 से 4 वर्ष होती है, और दूसरी है आंत प्रज्ञ काल जो कि हमारा 4 से 7 वर्ष होता है। ये जीन पियाजे ने मूर्त जो पूर्व संक्रिया अवस्था है इसके 2 भाग बताए हैं, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था और आंत प्रज्ञ काल अवस्था। आगे हम देखेंगे बाल विकास की विशेषताएं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। बाल विकास की विशेषताएं। बाल विकास की विशेषताएं, इसमें कई विशेषताएं बच्चों में पाई जाती हैं जो कि हमें ध्यान देना है। जैसे प्रारंभ में तीव्र परिपाक काल में स्थिरता के साथ विकास होता है, मतलब बच्चे में प्रारंभ में तीव्र गति से विकास होता है, ठीक है, बाल्यावस्था में। और इसकी जो दूसरी विशेषता है मानसिक योग्यता में वृद्धि, मतलब बच्चे के मानसिक योग्यता में विकास होता है। तो दूसरी जो बाल विकास की अवस्था है मानसिक योग्यता में वृद्धि, इसमें देखा जाता है कि तर्क शक्ति प्रत्यक्षीकरण होता है बच्चे का। क्या होता है? तर्क शक्ति प्रत्यक्षीकरण। तो ये ध्यान देना है। अगली जो विशेषता है जिज्ञासा की प्रबलता। जिज्ञासा की प्रबलता में आपके मन में कई क्वेश्चन आ रहे होंगे कि जिज्ञासा की प्रबलता को बच्चे के अंदर कैसे देखा जा सकता है। इसमें आप ये समझ लीजिए बच्चा पूछता है क्यों का प्रश्न, कि कोई चीज़ क्यों है, कैसे का प्रश्न पूछता है बच्चा। तो इससे उससे ये पता चलता है कि बच्चे में जिज्ञासा की भावना आ जाती है। तो अगली जो अवस्था जो इसका विकास है इसमें है आत्मनिर्भरता की भावना। आत्मनिर्भरता की भावना मतलब बच्चा जो है आत्मनिर्भर होने लगता है। और अगली जो विशेषता है रचनात्मक कार्य में रुचि। बच्चा रचनात्मक कार्यों में रुचि लेता है, मतलब किसी प्रकार के चित्र बनाना, खिलौनों को देख करके बच्चा खिलौने का चित्र बनाता है। तो ये इससे उसकी रचनात्मक प्रवृत्ति में विकास पाई जाती है। इस आधार पर इसमें कहा गया कि बच्चे में रचनात्मक कार्य में रुचि होती है। अगली जो विशेषता है नैतिक गुणों का विकास।
नैतिक गुणों का विकास। अगली जो विशेषता है संग्रह की प्रवृत्ति, संग्रह की प्रवृत्ति। और अगली विशेषता देखी जाए तो बच्चे में काम प्रवृत्ति न्यूनता, काम प्रवृत्ति न्यूनता पाई जाती है, जो कि मनोवैज्ञानिक देखा जाए तो पहले फ्रायड ने एक शैशवावस्था में बताया था कि बच्चे में काम प्रवृत्ति की भावना बहुत तीव्र पाई जाती है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि किस अवस्था में काम प्रवृत्ति की भावना बहुत तीव्र पाई जाती है, तो ये शैशवावस्था में पाई जाती है। लेकिन सवाल ये आता है कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति की भावना जो बच्चे में आती हो वो किस प्रकार से, तो जैसे बच्चा माँ के स्तन का पान करता है और ऐसे इसमें काम प्रवृत्ति की भावना जो है फ्रायड ने बताई है। तो इसको ध्यान देना है कि बच्चे में शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति तीव्र होती है, बाल्यावस्था में कम होती है। इसलिए बताया गया कि बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति न्यूनता पाई जाती है और बाद में चलकर किशोरावस्था में फिर ये काम प्रवृत्ति तीव्र हो जाती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि काम प्रवृत्ति की न्यूनता किस अवस्था में पाई जाती है, जो कि कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये हमारी बाल्यावस्था में पाई जाती है। और आगे देखा जाए तो बाल्यावस्था की विशेषता में सामूहिक प्रवृत्ति प्रबल, बच्चे में जो है सामूहिक प्रवृत्ति प्रबल होती है। बच्चा एक दूसरे बच्चे के साथ समूह बनाता है, उसके साथ खेलता है, इससे उसकी सामूहिक प्रवृत्ति प्रबल होती है। अगली जो है देखा जाए तो आगे शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। बच्चे में चंचलता जो है कम हो जाती है, शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है और चंचलता जिससे कम हो जाती है। आगे एक मनोवैज्ञानिक रास थी, ध्यान देना है, मनोवैज्ञानिक रास। इन्होंने बाल्यावस्था के बारे में बताया है। मनोवैज्ञानिक रास ने मिथ्या परिपक्वता बाल्यावस्था को कहते हैं। ये चीज़ ध्यान देना है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, मिथ्या परिपक्वता। तो देखा जाए तो अक्सर परीक्षा में ये पूछा जाता है आप लोगों से बार बार, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी गया है कि मिथ्या परिपक्वता किस अवस्था को कहा जाता है, तो ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसने कहा है, तो ये चीज़ें अक्सर पूछा जाता है। तो उसमें कई ऑप्शन आपको दे देगा, कई मनोवैज्ञानिकों का नाम दे देगा, जैसे रास हो गया, स्किनर हो गया, फ्रायड हो गया। तो इसको किसने कहा है, मनोवैज्ञानिक रास ने कहा है। क्या कहा है, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, ये चीज़ ध्यान देना है। तो आगे देखेंगे हम शैशवावस्था जो है बालक अंतर्मुखी होता है। ये ध्यान देना है कि शैशवावस्था में बालक अंतर्मुखी होता है और बाल्यावस्था में बालक बहिर्मुखी होता है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि बच्चा शैशवावस्था में ज़्यादातर चीज़ें प्रदर्शित नहीं कर पाता है, बस जब उसको भूख लगती है तब वो रोता है, जिससे उससे पता चलता है कि बच्चा भूखा है, तब माँ दूध पिलाती है। और बाल्यावस्था में बच्चे जब एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो कई चीज़ें एक आपस में बात विचार रखते हैं, इसलिए इससे उन्हें बहिर्मुखी विकास होता है। इसीलिए जो है शैशवावस्था में अंतर्मुखी होता है बालक और बाल्यावस्था में बाह्य केंद्रित होता है। और देखा जाए तो आगे बाल्यावस्था में काम भावना सुषुप्तावस्था में होती है, जो कि हम अभी चर्चा आपसे की कि बाल्यावस्था में जो काम भावना होती है वो कैसी होती है, सुषुप्तावस्था में, मतलब न्यूनता पाई जाती है। काम भावना को लेके बच्चे में न्यूनता पाई जाती है और बाद में जो कि किशोरावस्था में जाकर क्रियाशील हो जाता है। कब होता है, किशोरावस्था में होता है। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि शैशवावस्था में बालक की काम भावना। तो आगे देखेंगे कि बालक में सखी भाव और जो है बालिका में देखा जाए तो सखी भाव और बालक में सखा भाव का विकास होता है। बाल्यावस्था में देखा जाए तो बालक में सखा भाव और बालिका में सखी भाव, क्योंकि बालक एक दूसरे बालक के साथ अपनी संगति करता है और बालिका बालिका के साथ संगति करता है, इसीलिए इसको बालक में बताया गया कि सखा भाव और बालिका में सखी भाव का विकास होता है। तो देखा जाए आगे तो शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था बालक के निर्माण की अवस्था है। क्यों बालक के निर्माण की अवस्था बताया गया, बालक के निर्माण की अवस्था है।
बालक के निर्माण। ये चीज़ ध्यान देना है कि बालक का निर्माण जो है कब होता है, मतलब शैक्षिक दृष्टि से। बच्चा स्कूल जब जाता है तो शैक्षिक दृष्टि से बालक का निर्माण बाल्यावस्था में होता है। अक्सर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि शैक्षिक दृष्टि से बालक का निर्माण कब शुरू होता है, तो हमारी ये बाल्यावस्था में शुरू होता है। ये चीज़ ध्यान देना है। आगे है कि स्वयं क्रिया खेल द्वारा अर्जन करके बच्चा शिक्षा अर्जित करता है। तो ये चीज़ कि कई शिक्षा जो होती है बच्चा खेल खेल में अर्जित करता है। इसके पीछे किंडरगार्टन बेसिक शिक्षण विधि है। इसमें बताया गया कि बच्चा कैसे खेल द्वारा सीखता है। खेल द्वारा बच्चा जो है बहुत जल्दी और आसानी से सीख जाता है। इसीलिए किंडरगार्टन बेसिक शिक्षण विधि में बच्चा जो है खेल द्वारा सीखता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि बाल्यावस्था से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिक अपना विचार दिए हैं, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को क्या कहा है। जैसे मान लीजिए इसमें कोल और ब्रूस नामक मनोवैज्ञानिक हैं। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। ये बहुत परीक्षा में पूछा गया है। पिछले यूपी टेट और सी टेट जो भी परीक्षाएं हो गई हैं उसमें बहुत बार पूछा गया है कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। ये किसने कहा? तो कोल और ब्रूस ने। किसने कहा? कोल और ब्रूस ने। ये चीज़ ध्यान देना है। कोल और ब्रूस नामक मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है? बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। क्या कहा है? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। एक शब्द आप लोग पकड़ेंगे, अनोखा काल। अनोखा काल किसने कहा है बाल्यावस्था को? कोल और ब्रूस ने। ये चीज़ ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। दूसरा जो कथन है, स्टैनले हॉल एक मनोवैज्ञानिक हैं, स्टैनले हॉल। इन्होंने बालकों को खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। ये कथन उन्होंने कहा है, स्टैनले हॉल ने। अगला जो है अगले मनोवैज्ञानिक हैं स्ट्रैंग। क्या है? स्ट्रैंग। इन्होंने बाल्यावस्था के बारे में बताया है, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिससे 10 वर्ष के बालक न खेलते हों। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिससे 10 वर्ष के बालक न खेलते हों। ये एक मनोवैज्ञानिक हैं स्ट्रैंग। इन्होंने बताया है ऐसा जो है कोई शायद खेल ही नहीं है जिसको 10 वर्ष के बालक खेलते न हों। ये चीज़ ध्यान देंगे। अब इसको हम लोग एक ट्रिक से पकड़ सकते हैं। जो खेल के बारे में बताए हैं वो स्ट्रैंग ने बाल्यावस्था में बातें बताई हैं कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिससे 10 वर्ष के बालक खेलते ना हों। अगले मनोवैज्ञानिक हैं कार्ल ग्रूस। क्या नाम है? कार्ल ग्रूस। कार्ल ग्रूस ने क्या बताया है बाल्यावस्था के बारे में कि खेलों के द्वारा बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। किसके द्वारा? खेलों के द्वारा बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। भावी जीवन, खेलों के द्वारा बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। ये किसने कहा है? मनोवैज्ञानिक कार्ल ग्रूस ने। आगे जो बाल्यावस्था की जो विशेषता है, संग्रह करने की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है? बाल्यावस्था में। अक्सर आप लोगों से कई बार परीक्षाओं में ये चीज़ पूछा जाता है कि संग्रह करने की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है? तो बाल्यावस्था में। ये चीज़ ध्यान देंगे, इस चीज़ को नोट करेंगे। संग्रह करने की प्रवृत्ति, संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? बाल्यावस्था में। बहुत बार परीक्षाओं में ये चीज़ पूछी गई है। आगे हम देखेंगे कि वस्तुओं के संबंधों को जानने और प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था, बालक क्यों कैसे प्रश्न करता है, ये सब चीज़ें किसमें पाई जाती हैं? बाल्यावस्था में। वस्तुओं को संग्रह करने की प्रवृत्ति, बालक
विद्यालय में जाने की अवस्था में हो जाता है, किस अवस्था में, बाल्यावस्था में। इसीलिए इसको हम प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं, क्योंकि बालक शुरुआत करता है विद्यालय में जाने के लिए और बालक में बहुत सारी जिज्ञासाएं आती हैं, क्यों, कैसे, तमाम प्रकार के प्रश्न। इसीलिए बालक में जिज्ञासा की भावना प्रदर्शित होती है। आगे हम देखेंगे बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। शारीरिक विकास। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। अब इसमें हम देखेंगे कि बालक में जो है शुरू में शैशवावस्था में शारीरिक विकास कितना हुआ था, उसके बाद बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कितना होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो बालक में शारीरिक विकास होता है वो 6 से 9 वर्ष, जो शुरू के 6 से 9 वर्ष में तीव्र होता है। 6 से 9 वर्ष इसमें क्या होता है, बालक का शारीरिक विकास तीव्र, और 9 से 12 वर्ष में जो है ये विकास जो है 9 से 12 वर्ष में जो है धीमी गति से चलता है। कैसा चलता है, धीमी गति से। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देंगे, जो कि 6 से 9 वर्ष की अवस्था को शुरू में हम आपको बताया बाल्यावस्था की जो है 2 भागों में बांटा गया है। संचय काल जो 6 से 9 वर्ष होता है, और दूसरा है जो है परिपाक काल जो 9 से 12 वर्ष होता है। तो संचय काल जो कि 6 से 9 वर्ष जो शुरू में होता है, 3 वर्ष जब बालक बाल्यावस्था में जाता है, इसमें बालक का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, मतलब तेज़ी से, और बाद में 9 से 12 वर्ष में इसका विकास धीमी गति से होता है। ध्यान देना है ये चीज़ कि कब बालक का विकास तीव्र होता है 6 से 9 वर्ष में, और कब धीमी गति से होता है 9 से 12 वर्ष में, जो कि संचय काल और परिपाक काल के नाम से भी जाना जाता है। शुरू के 6 से 9 वर्ष संचय काल और बाद के 9 से 12 वर्ष परिपाक काल। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि बालक की जो लंबाई होती है शैशवावस्था में ये कितनी होती है। शैशवावस्था में तो बताए थे बालक की लंबाई, अब हम देखेंगे बाल्यावस्था में बालक की लंबाई कितनी होती है। तो बालक जो है 5 से 7 सेंटीमीटर प्रत्येक वर्ष की गति से बढ़ता है। कितना बढ़ता है, 5 से 7 सेंटीमीटर प्रत्येक वर्ष की गति से बढ़ता है। ये चीज़ ध्यान देना है कि 5 से 7 सेंटीमीटर प्रत्येक वर्ष की गति से बालक किस अवस्था में बढ़ता है, तो ये हमारी बाल्यावस्था में बालक बढ़ता है, जो कि संपूर्ण बाल्यकाल में 30 से 42 सेंटीमीटर औसत लंबाई वृद्धि होती है। कितनी होती है, 30 से 42 सेंटीमीटर औसत लंबाई की वृद्धि होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। और आगे हम देखेंगे कि बालक का जो मस्तिष्क विकास होता है वो बाल्यावस्था में कितना होता है। मस्तिष्क विकास, बालक में बाल्यावस्था में जो मस्तिष्क विकास होता है 95% तक हो जाता है। कितना हो जाता है, 95% तक, जो कि बाल्यावस्था के अंत तक जो है बालक का मस्तिष्क विकास 95% तक हो जाता है। अब परीक्षा में पूछा भी गया है कि बालक का मस्तिष्क विकास 95% तक हो जाता है किस अवस्था में, तो ये बाल्यावस्था में हो जाता है। ये चीज़ ध्यान देना है। हड्डियों का विकास, आगे हम देखेंगे बाल्यावस्था में हड्डियों का विकास, जो कि शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। हड्डी, हड्डियों का विकास, तो देखा जाए तो बाल्यावस्था में हड्डियां 270 से कितनी हो जाती हैं, 350। 270 हड्डियां हमारी शैशवावस्था में पाई जाती हैं। ये चीज़ ध्यान देना है कि जब बालक जन्म लेता है उस समय बच्चे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 270, और बाद में जब ये बाल्यावस्था में आता है तो ये 270 से 350 हो जाती हैं, मतलब बढ़ जाती है। ये चीज़ ध्यान देना है कि हड्डियों की संख्या 350 किस अवस्था में पाई जाती है,
तो जो है ये बाल्यावस्था में पाई जाती हैं। बाद में मनुष्य के शरीर में कुल औसतन 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जो जाके किशोरावस्था में ये संख्या 206 हो जाती है। ये चीज़ ध्यान देना है कि शैशवावस्था में हड्डी की संख्या 270, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350। ये चीज़ ध्यान दें, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे देखेंगे दांत। बच्चे का जो है दांत 27 से 28 दांत अस्थाई निकल जाते हैं। किस अवस्था तक? बाल्यावस्था तक। 27 से 28 अस्थाई दांत बच्चे में निकल आते हैं बाल्यावस्था में। ध्यान देना है कि 27 से 28 दांत किस अवस्था तक निकल जाते हैं? अस्थाई दांत बाल्यावस्था में। ये चीज़ बार बार अक्सर परीक्षा में पूछा भी गया है और आगे पूछा भी जाएगा। ये चीज़ ध्यान देना है। और यदि हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो ये लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, क्योंकि ऐसी कई चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग बताते हैं जो आपको आने वाली परीक्षा में बहुत काम आएंगी। ये चीज़ ध्यान देना है। आगे हम देखेंगे बालक का जो है प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था किसे कहा गया। तो ये हम आपको बताया कि बाल्यावस्था को कहा गया। क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। ये किसमें है? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में बताया गया कि बच्चे को शिक्षा क्रिया और खेल के द्वारा दी जाएगी, तो इससे बच्चा आसानी से और जल्दी सीख जाता है। खेल के द्वारा बच्चे को रुचि मिलती है, इसीलिए बच्चा खेल खेल में सीखता है। ठीक है, इसके लिए किंडरगार्टन शिक्षण विधि बताई गई है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि बच्चे में रचनात्मक कार्यों में जो है आनंद की स्थिति बाल्यावस्था में होती है। रचनात्मक कार्यों में बच्चा कुछ अपने से क्रियाशील होता है, इसलिए इसमें रचनात्मकता का विकास होता है। ये सब चीज़ें बाल्यावस्था के अंतर्गत आती हैं। पूछा भी जाता है कि रचनात्मक कार्यों में आनंद की स्थिति किस अवस्था में होती है? ये चीज़ बाल्यावस्था में होती है। और प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था किसे कहा गया? ये बाल्यावस्था को कहा गया। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था किसे कहा गया? बाल्यावस्था में कहा गया। वास्तविक जगत की प्रवेश अवस्था ये भी हम बाल्यावस्था में ही देखते हैं। खेलों के माध्यम से बच्चा अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, ये कार्ल ग्रुस ने बताया था, एक मनोवैज्ञानिक। ये भी कथन याद रखने हैं आप लोगों को। स्फूर्ति की अवस्था बाल्यावस्था को कहा गया। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था बाल्यावस्था को कहा गया। संग्रह की प्रवृत्ति बाल्यावस्था को कहा गई। और जो है काम प्रवृत्ति न्यून, ये भी बाल्यावस्था में पाई जाती है। ये सब चीज़ें बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं, जो कि आप लोगों को अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाएंगी। और आने वाली भी जो भी यूपी टेट वगैरह जो भी परीक्षाएं हैं, सब चीज़ें पूछी भी जाएंगी और पूछी गई है कि संग्रह करने की प्रवृत्ति किस में पाई जाती है? बाल्यावस्था में पाई जाती है। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था किस अवस्था को आ गया? बाल्यावस्था को। गंदी अवस्था किस अवस्था को कहा गया? बाल्यावस्था को। ये सब चीज़ें ध्यान देनी है। आगे इसमें है जो है देखा जाए तो कई क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछे भी गए हैं। इससे पहले जो भी सी टेट यूपी टेट हुआ है उसमें कि आपसे पूछा गया है कि आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया, जो कि सी टेट में अक्सर इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि आपकी कक्षा में अगर कोई छात्र देर से आता है तो इसमें आपको दिया जाएगा 4 ऑप्शन। तो उसके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे? किसी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए पहला ऑप्शन इसमें रहेगा कारण जानने की चेष्टा करेंगे, दूसरा रहेगा दंड देंगे, तीसरा रहेगा हम जो है ध्यान नहीं देंगे, और चौथा रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है कि बच्चा कोई आपकी कक्षा में देर से आ गया तो उसमें आप क्या करेंगे? तो इसमें हम उसको हम दंड नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम उसे दंड देंगे तो बच्चा डर जाएगा, अगले दिन हो सकता है ना भी आए। तो उससे हम ये ज़्यादा जरूर उसका कारण पूछेंगे कि बच्चा लेट आने का क्या कारण। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा कि बच्चे के देर से आने का कारण जानने की चेष्टा करेंगे। ये चीज़ें हमें ध्यान देना है। तो ऐसे ही तमाम प्रकार के सी टेट में क्वेश्चन आते हैं जो कि आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि सी टेट ज़्यादातर प्रेजेंस ऑफ माइंड के अनुसार पूछा जाता है इस क्वेश्चन,
उसमें हम अपने अगर विवेक का इस्तेमाल कई क्वेश्चन सही करके चले आएंगे। ठीक है, आगे मान लीजिए एक इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हम आप लोगों को चर्चा कर रहे हैं, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। मान लीजिए उसमें कई जो है 2-3 ऑप्शन ऐसे आ गए, एक आज्ञाकारिता, सहभागिता, ईमानदारी, उत्तरदायित्व की अनुभूति। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, उसमें हमारा सही ऑप्शन होगा आज्ञाकारिता। आप लोग ध्यान देना है। ठीक है, आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि किशोरावस्था में विकास। इससे पहले हम अभी आप लोगों को चर्चा किए बाल्यावस्था में विकास। उससे पहले हम आप लोगों को बताए थे शैशवावस्था में विकास। अब हमारा अगला टॉपिक है किशोरावस्था में विकास। किशोरावस्था जो कि बाल विकास की तीसरी अवस्था है। किशोरावस्था बाल विकास की बताया थी कि आप लोगों को 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। शैशवावस्था जो कि जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष कह लें, और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। तो हम बताएंगे किशोरावस्था जो कि हमारा समय होता है 12 से 18 वर्ष। ज़्यादातर क्वेश्चन आपका यूपी टेट सी टेट में बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था से पूछे जाते हैं, ये आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि बाल विकास की जो तीसरी अवस्था है वो हमारी क्या है, किशोरावस्था है, जिसका समय होता है 12 वर्ष से 18 वर्ष। ये समय हमें ध्यान देना है कि 12 से 18 वर्ष की अवस्था क्या है, किशोरावस्था। एडोलसेंस, जिसे हम एडोलसेंस कहा जाता है। किशोरावस्था को एडोलसेंस कहते हैं, जो कि किशोरावस्था का नाम है। एडोलसेंस अगर देखा जाए तो ये एडोलसेंस शब्द आप लोग के मन में आता होगा कि ये कैसा शब्द है, कहाँ से आया है। तो इसके बारे में हम आप लोग को बताते हैं। एडोलसेंस जो शब्द है ये लैटिन भाषा एडोलिसियर से लिया गया है। लैटिन भाषा एडोलिसियर से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। क्या अर्थ होता है, परिपक्वता की ओर बढ़ना। पूछा भी जाता है परीक्षा में एडोलसेंस का क्या अर्थ होता है, उसमें कई ऑप्शन दे देगा। तो हमारा ये होगा एडोलसेंस का अर्थ परिपक्वता की ओर बढ़ना। इसको इसलिए कहा गया क्योंकि अब बालक देखा जाए तो बाल्यावस्था के ऊपर किशोरावस्था में आ गया, जो कि 12 से 18 वर्ष की तक का समय होता है। इसमें बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सभी विकास बालक में लगभग पूर्णता की ओर होते हैं। इसीलिए इसको परिपक्वता की ओर बढ़ना कहा गया है, एडोलसेंस का मतलब। ठीक है, एडोलसेंस का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें देखेंगे जो किशोरावस्था होती है ये परिपक्वता की अवस्था भी कही जाती है, क्योंकि अंत में बालक में पूर्ण परिपक्वता आ जाती है। एक मनोवैज्ञानिक है स्टैनले हॉल। मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है, स्टैनले हॉल। मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को जो है 4 शब्द या तत्व के रूप में परिभाषित किया है। किशोरावस्था को जो है 4 तत्व या शब्द के रूप में परिभाषित किया है स्टैनले हॉल ने। इसमें सबसे पहला है संघर्ष, दूसरा है तनाव, तीसरा है जो है आपका तूफान, चौथा है विरोध की अवस्था। ठीक है, स्टैनले हॉल
नामक मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को 4 शब्द या तत्व के रूप में परिभाषित किया है। संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध। मनोवैज्ञानिक जो है स्टैनले हॉल ने बताया था कि किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, जो कि कई अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संघर्ष, तनाव तथा विरोध की अवस्था जो है किशोरावस्था कहा है, किसने कहा है? ये मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल ने कहा है। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था के बारे में क्या कहा है? 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। इन्होंने स्टैनले हॉल मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को बड़ी संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है। ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। आगे हम देखेंगे कि जो बाल विकास की अवस्था किशोरावस्था है, इसमें सांस्कृतिक एवं वातावरणीय भेद के कारण जो है किशोरावस्था के विकास की अवधि में अंतर पाया जाता है। और इसका जो ये अंतर होता है शीत प्रधान देशों में बाद में होता है और गर्म प्रदेशों में पहले किशोरावस्था आता है। अब जैसे भारत के बारे में बताया गया कि भारत की जलवायु कैसी है? गर्म जलवायु है। यहाँ किशोरावस्था बालक और बालिका में पहले लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसी आधार पर यह बताया गया कि शीत प्रधान देश जो है और गर्म प्रदेश में किशोरावस्था के जो समय होता है, या किशोरावस्था कह लें कि बच्चों में जो बालक और बालिकाओं में विकास होते हैं, वो थोड़ा समय को लेकर के अंतर पाया जाता है। जैसे बालक भारत में किशोरावस्था अगर देखा जाए तो किशोरियों में जो है किशोरावस्था 2 वर्ष किशोरों से पहले प्रारंभ होता है। बालकों की तुलना में किशोरियों में किशोरावस्था 2 वर्ष पहले प्रारंभ होता है। और देखा जाए इसीलिए भारत में लगभग 13 वर्ष में बालिकाएं, लगभग 13 वर्ष से बालिकाओं में किशोरावस्था प्रारंभ होती है। किशोरावस्था के लक्षण प्रारंभ दिखाई देने लगते हैं। अगला आगे हम देखेंगे कि किशोरावस्था में जो है हम बालक देखता है कि बहुत ज़्यादा उसे समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। इसीलिए समस्यात्मक अवस्था और संवेगात्मक उथल पुथल के जो है लक्षण दिखाई देते हैं। किसमें? किशोरावस्था में। बालक ज़्यादातर समस्याएं अपने में सजोए रहता है, इसीलिए इसे समस्यात्मक अवस्था कहते हैं किशोरावस्था को। आगे मनोवैज्ञानिक हैं रास। क्या नाम है? रास। ठीक है, मनोवैज्ञानिक है का नाम है रास। रास ने बताया किशोरावस्था की पुनरावृत्ति जो है बालक में दिखाई देती है। ठीक है, किशोरावस्था की पुनरावृत्ति किशोरावस्था को कहा जाता है। शिशु के समय ये चंचल होता है, शिशु के समय ये चंचल होती है। किशोरावस्था की पुनरावृत्ति। किशोरावस्था में शारीरिक विकास। किशोरावस्था में शारीरिक विकास कि बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होता है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास, इसमें हम देखेंगे बालक बालिकाओं की लंबाई बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। सबसे पहले शारीरिक विकास में हमारी आती है लंबाई। बालक बालिकाओं की लंबाई बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। 18 वर्ष बालक बालिका में जो है देखा जाए तो 18 वर्ष बालक बालिका से 10 सेंटीमीटर अधिक लंबा होता है। बालक 10 सेंटीमीटर बालक बालिका से लंबा होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है कि बालक बालिका से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। किसमें? किशोरावस्था में। सबसे पहले अगर देखा जाए तो बाल्यावस्था में बालिका जो है बालक से अपेक्षाकृत थोड़ा लंबी होती है, लेकिन बालक जो है बाद में किशोरावस्था में 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। किससे? बालिका से। ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। आगे हम देखेंगे कि जो है बालिकाएं प्रायः 16 वर्ष की उम्र तक और बालक 18 वर्ष की उम्र में अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। 16 वर्ष
और 18 वर्ष। ये चीज़ ध्यान देना है कि बालक और बालिका किस वर्ष तक अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें ध्यान देना है कि बालक जो है 18 वर्ष तक जो है और बालिका 16 वर्ष तक अपनी लंबाई प्राप्त कर लेती हैं, अधिकतम लंबाई। और आगे हम देखेंगे कि 18 वर्ष बालक जो होता है बालिका से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो कि हम पहले आपसे चर्चा किए। इसमें आगे हमारा आता है शारीरिक विकास में मस्तिष्क विकास। 16 वर्ष तक सिर और मस्तिष्क का पूर्ण विकास होता है बालक में 16 वर्ष की अवस्था में मस्तिष्क का जो है पूर्ण विकास हो जाता है, जो कि बाल्यावस्था में बालक का मस्तिष्क देखा जाए तो 95% तक विकसित हो जाता है। मतलब 100% मात्र 5% बचे रहते हैं, वो जाकर के किशोरावस्था में बालक का मस्तिष्क विकास हो जाता है। ये चीज़ ध्यान देना है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि बालक का मस्तिष्क विकास अधिकतम किस अवस्था में हो जाता है, तो ये हमारा बाल्यावस्था में हो जाता है 95% तक। बाद में चल कर के ये आपका 100% बालक का मस्तिष्क विकास हो जाता है 16 वर्ष तक। और देखा जाए तो बालक का जो मस्तिष्क जो है ग्राम में 1200 से 1400 ग्राम तक होता है। कितना होता है? 1200 से 1400। से 1400 ग्राम तक मस्तिष्क हो जाता है, जो कि इसको हम देखें 1/200 से 1/400 ग्राम इसको हम कह सकते हैं। ये चीज़ ध्यान देना है, बालक का मस्तिष्क जो है ग्राम में 1200 से 1400 ग्राम तक किस अवस्था में हो जाता है, ये हमारा किशोरावस्था में हो जाता है। आगे है बालक का जो है शारीरिक विकास में हड्डियाँ। शुरू में हम बताया कि बाल्यावस्था में हड्डियाँ 270 से जो है शैशवावस्था से 350 हो जाती हैं बाल्यावस्था में, लेकिन यहाँ 350 से 206, मतलब हड्डियों की संख्या तो कम हो गई। अब सवाल आता है कि हड्डियों की संख्या क्यों कम हो गई? क्योंकि हड्डियों का आपसी जुड़ाव होता है, हड्डियाँ जो है आपस में जुड़ जाती हैं एक दूसरे से, इसलिए हड्डियों की संख्या जो है कम हो जाती है। जो कि एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ये भी सवाल है कि ये 206 होती हैं। कितनी होती हैं? 206 होती हैं, जो कि एक मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं हड्डियों की संख्या। ये भी चीज़ परीक्षा में पूछा जाता है, ये चीज़ ध्यान देंगे। आगे है हमारा 14 वर्ष में जो किशोरियों में मासिक धर्म प्रारंभ हो जाते हैं। ये चीज़ परीक्षा में पूछा जाता है कि कितने वर्ष में किशोरियों में मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है? 14 वर्ष में। कितने वर्ष में? 14 वर्ष में। इसमें आपका कई ऑप्शन दे देगा, 16 वर्ष में प्रारंभ हो जाता है कि 18 वर्ष में, तो ये हम ध्यान देंगे कि 14 वर्ष में किशोरियों में मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये गर्म जलवायु का क्षेत्र, भारत का जो है गर्म जलवायु क्षेत्र पाए जाने के कारण होता है। आगे हम देखेंगे कि आवाज़ में भारीपन आ जाता है किशोर में, कि बच्चे की जो आवाज़ है, बच्चा जब बातचीत करता है तो उसके आवाज़ में भारीपन कब आता है? अक्सर किशोरावस्था में देखा जाए तो आता है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे कि बच्चे में भारीपन जो है किशोरावस्था में आ जाता है। क्यों आ जाता है? थायराइड ग्रंथ में जो है सक्रिय होने के कारण, थायराइड जो ग्रंथ होता है वो सक्रिय हो जाता है, इसलिए बच्चे में जो है आवाज़ में भारीपन पाया जाता है किशोरावस्था में। आगे है हमारा देखेंगे कि जो किशोर होते हैं और किशोरियों में उनके आवाज़ में भी अंतर होता है। जो किशोर की आवाज़ में देखा जाए तो भारीपन लगता है और किशोरियों की आवाज़ में कोमलता नज़र आती है। ठीक है, उनकी आवाज़ मधुर होती है, ये अंतर पाया जाता है, जो कि थायराइड ग्रंथ के सक्रिय होने के कारण होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। किशोरावस्था में जो है शारीरिक विकास में मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। लगभग 45% जो है मांसपेशियों का विकास हो जाता है। आगे हम देखेंगे किशोरावस्था की विशेषताएं, जो कि अक्सर परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। ये हम आपसे अभी बात की शारीरिक विकास के बारे में किशोरावस्था। आगे हम देखेंगे किशोरावस्था की विशेषताएं, कि किशोरावस्था में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं।
किशोरावस्था की विशेषताएं। इसमें शारीरिक सबसे पहली विशेषता तो हमारी आती है कि शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है, मतलब बच्चे का संपूर्ण विकास हो जाता है शारीरिक विकास में। अगला है हमारा किशोरावस्था की विशेषता में मानसिक विकास में भी परिवर्तन होता है। तीसरा है हमारा स्थिरता तथा समायोजन का अभाव होता है, कि बच्चा स्थिर और समायोजित अपने आप को कम कर पाता है, इसलिए ऐसे बताया गया कि बच्चे में स्थिरता और समायोजन का अभाव पाया जाता है। ये ऐसा इसलिए कहा गया कि बच्चा को अगर देखिए किशोरावस्था में जो रहता है उसको कुछ भी बात बोलिए तो उसको ज़्यादातर वो मना करता है या उससे करने से वो शंका महसूस, इसलिए इसे बताया गया कि बच्चे में जो है समायोजन का अभाव होता है। व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है। घनिष्ठ मित्रता, बच्चा घनिष्ठ मित्र बनाते हैं अपने संगत में, कि जो है बाल्यावस्था में देखा जाए तो बच्चा जो है शुरू में जो है मित्रों के साथ खेलना प्रारंभ करता है, बाद में किशोरावस्था में उसके मित्र घनिष्ठ हो जाते हैं। ये किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है, किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। ये भी चीज़ ध्यान देना कि किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है, परीक्षा में पूछा जाता है, पूछा भी गया है। तो इसमें ऑप्शन रहेगा शैशवावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास है, कि बाल्यावस्था में, कि किशोरावस्था में। ये हमारी किशोरावस्था में होता है बुद्धि का अधिकतम विकास। आगे है काम शक्ति की परिपक्वता एवं क्रियाशीलता। किशोरावस्था में काम शक्ति की परिपक्वता पाई जाती है, जबकि बाल्यावस्था में काम भावना न्यून थी और शुरू में शैशवावस्था में काम भावना तीव्र थी, जो कि मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने बताया था कि बालक में जो शैशवावस्था में रहता है काम भावना तीव्र पाई जाती है, बाल्यावस्था में न्यून होती है और अंत में किशोरावस्था में फिर तीव्र गति से क्रियाशील काम भावना हो जाती है। ये चीज़ ध्यान देना है कि कब कम होती है और कब ज़्यादा होती है। जो किशोरावस्था में काम भावना के में तीव्रता पाई जाती है। कल्पना शक्ति का विकास, बच्चे में कल्पना की भावना तीव्र हो जाती है, कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है। कब? किशोरावस्था में। ये चीज़ किशोरावस्था की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। आगे है दिवा स्वप्न की स्थिति, बच्चे में कब पाई जाती है? किशोरावस्था में। आगे है नैतिक विकास, बच्चे का नैतिक विकास किशोरावस्था में हो जाता है। व्यवसाय की चिंता, बच्चा पढ़ाई करने के लिए जाता है तो उसको कभी कभी ये चीज़ें आती हैं कि हमको क्या करना है, आगे चल के हमको क्या बनना है, तो बच्चे में व्यवसाय को लेकर के बातें आती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि व्यवसाय की चिंता कब करता है बच्चा? किशोरावस्था में। ये आपकी विशेषता में आएगी। आगे है अपराध प्रवृत्ति का विकास, किशोरावस्था में बच्चे के अंतर्गत अपराध की भावना तीव्र होती है। मनोरंजन के भावना में अभिरुचि होती है। ठीक है, किशोरावस्था का जब बालक रहता है उसको मनोरंजन में बहुत बड़ा मन लगता है, इसीलिए मनोरंजन के क्षेत्र में उसका विकास होता है। आगे है बहिर्मुखी प्रवृत्ति, बच्चे में बहिर्मुखी की भावना पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ किशोरावस्था की विशेषता के अंतर्गत। आगे किशोरावस्था में कथन, मतलब कौन से मनोवैज्ञानिक क्या चीज़ें किशोरावस्था के बारे में बताए हैं, जो कि आपसे अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को क्या कहा है। तो इसमें हम सबसे पहले आपको बताए थे स्टैनले हॉल। इन्होंने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था का नाम दिया है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। और क्रो एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने किशोरावस्था के बारे में बताया है किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये मनोवैज्ञानिक क्रो का कथन है। अगले मनोवैज्ञानिक हैं हमारे वेलेंटाइन। अगले हमारे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? वेलेंटाइन। इन्होंने किशोरावस्था के बारे में बताया है किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। अपराध प्रवृत्ति, इसमें आपको ये चीज़ पकड़ना है कि अपराध प्रवृत्ति के बारे में किसने बताया है, तो ये हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि वेलेंटाइन ने। ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है किशोरावस्था। किसने कहा? वेलेंटाइन ने। अगला जो है जो एडोलसेंस, ये रचना एडोलसेंस
जो कि सबसे पहले हम बताए थे कि एडोलसेंस किशोरावस्था से लिया जाता है। ये एक रचना है जिसको जीएस हॉल ने की थी। एडोलसेंस इसकी रचना है जीएस हॉल की। ये चीज़ ध्यान देना है, पूछा भी गया है एडोलसेंस किसकी रचना है, जीएस हॉल की रचना है, ये चीज़ ध्यान देंगे। आगे है हमारा एक मनोवैज्ञानिक हैं E.A. किर्कपैट्रिक। इन्होंने बताया है इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इन्होंने क्या कहा है, किर्कपैट्रिक ने, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। आगे है कि जो है शब्दों के चयन के बारे में स्टैनफोर्ड बिने मापदंड के अनुसार कुछ बातें बताई हैं। जैसे इसमें आपको सीटेट में कई परीक्षाएं में पूछा भी गया है कि क्वेश्चन पूछेगा कि मान लीजिए कि किस मापदंड के अनुसार किशोरावस्था के शब्द चयन का विस्तार होता है। ये क्वेश्चन में रहेगा, किस मापदंड के अनुसार किशोर के शब्द चयन का विस्तार होता है। तो इसमें स्टैनफोर्ड बिने मापदंड के अनुसार इसमें पूछा जाता है आप लोगों से कि 14 वर्ष की आयु पर कितना जो है शब्द भंडार हो जाता है। 14 वर्ष की आयु पर अक्सर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि 14 वर्ष में बच्चे में कितने शब्द विकसित हो जाते हैं। तो लगभग 9000 शब्द। कितने? 9000 शब्द। 9000 शब्द 14 वर्ष में बच्चे में विकसित हो जाते हैं। 16 वर्ष में बाद में 11700 शब्द कितने हो जाते हैं 16 वर्ष में? 11700। ये चीज़ ध्यान देंगे कि 9000 शब्द का विकास 14 वर्ष तक बच्चे में हो जाता है और 11700 शब्द जो है 16 वर्ष की अवस्था तक बच्चे में हो जाता है। ये शब्दों को लेकर के बताया गया है। बाद में 18 वर्ष की आयु पर 13500 शब्द 18 वर्ष में 13500 शब्द बच्चे में विकसित हो जाते हैं। कितने? 13500 शब्द। इसको ध्यान देंगे, 14 वर्ष में बच्चे में 9000 शब्द, 16 वर्ष में बच्चे में 11700 शब्द, 18 वर्ष में बच्चे में 13500 शब्द विकसित हो जाते हैं। ये बच्चों में शब्दों के शब्द भंडार को लेकर के बातें बताई गई हैं। आगे मान लीजिए एक क्वेश्चन सीटेट में आप लोगों से बार बार पूछा गया होगा कि किस उम्र में नवजात शिशु में अपनी माँ की आवाज़ को पहचान जाता है। ये जो है किस उम्र में नवजात शिशु अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता है। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ये हमारी जो है जन्म के समय बच्चा अपनी माँ की आवाज़ को पहचान जाता है, क्योंकि बच्चा शुरू में माँ के पास रहता है, माँ को ही सब कुछ देखता है, इसलिए बच्चा जन्म पर ही अपनी माँ की आवाज़ को पहचान जाता है। उसमें और भी ऑप्शन रहेंगे 3 से 6 वर्ष, 9 माह और जन्म पर। तो इसमें हम ऑप्शन जो है जन्म वाले पर टिक करेंगे हमारा सही, क्योंकि वो जन्म के समय माँ के पास रहता है बच्चा। आगे ऐसे ही एक और क्वेश्चन मान लीजिए आप लोगों के सामने सीटेट में आते हैं कि निम्न में से कौन से कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। जब क्वेश्चन में पूछता है नहीं करके तो ज़्यादातर अक्सर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। उसमें ये ध्यान में आ जाता है कि क्या होता है, क्या प्रभावित करता है, नहीं पे नहीं जाता है ध्यान। तो इसमें मान लीजिए कौन से कारक में अधिगम प्रक्रिया प्रभावित नहीं करता है, तो उसमें ऑप्शन में आपके रहेगा संस्कृत, आवश्यकताएं, निविष्ट, मापन। संस्कृत, आवश्यकताएं, मापन। निविष्ट। तो इसमें ध्यान देंगे कि ऐसे कौन से कारक हैं जो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं। तो संस्कृत तो करता है, आवश्यकता भी करती है,
निर्दिष्ट भी करता है, लेकिन मापन जो है आपका नहीं करता। ये चीज़ ध्यान देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको सीटेट में कई बार पूछे जाते हैं। सीटेट में ज़्यादातर विचार से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों के सामने आते हैं, तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है। मान लीजिए ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख रहे हैं कि जब बच्चे समूह में खेल में भाग लेते हैं तो बच्चे क्या सीखते हैं। जब बच्चे समूह में खेल में भाग लेते हैं तब आपस में क्या सीखते हैं। प्रतिस्पर्धा सीखते हैं, सहयोग सीखते हैं, संघर्ष सीखते हैं कि सभी चीज़ें। तो इसमें बच्चा सब चीज़ें सीखता है, प्रतिस्पर्धा भी सीखेगा, सहयोग भी सीखेगा और संघर्ष भी। तो इसका मान लीजिए 3 ऑप्शन रहेगा और लास्ट में सभी, तो इस पर हम सभी वाले पे टिक करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन सीटेट में आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें सीटेट के अनुसार तैयारी करनी है। इसमें पूछा जाए फ्रायड की विकास की अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय की आयु समझा जाता है। फ्रायड के विकास की अवस्था के अनुसार किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय की आयु समझा जाता है। इसमें आपका ऑप्शन में आ जाएगा मुखावस्था, गुदावस्था, अव्यक्तावस्था, शैशवावस्था। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा अव्यक्तावस्था। ये चीज़ ध्यान देंगे। आगे है हमारा बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए बुद्धिकारक जिम्मेदार होते हैं। बुद्धिकारक जिम्मेदार होते हैं, ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। तो आगे हम आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन पूछते हैं, निम्न में से कौन से सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो गेस्टाल्ट के बारे में कोहलर जो है संबंधित थे। इस ऐसे सीटेट में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्वता नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है। तो ये हमारी औपचारिक संक्रिया की विशेषता है। इसमें आपका पूछेगा कि पूर्व संक्रिया अवस्था की है, संवेदनात्मक की अवस्था की है कि मूर्त संक्रिया की अवस्था की है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा औपचारिक संक्रिया अवस्था। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में ये चीज़ें आएंगी। तो ऐसे ही हम आप लोगों को बाल विकास की लगभग तीनों अवस्थाओं के बारे में आपको एक स्टेप बाय स्टेप पिछले भी वीडियो और इस वीडियो में मिला करके बताया। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। आप लोग अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपकी जो अवस्था से संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, इस शैशवावस्था में बालक का विकास कैसे होता है, आयु, शरीर और उसका मस्तिष्क, और बाल्यावस्था में मस्तिष्क शरीर की लंबाई क्या है, और किशोरावस्था में, तो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और इससे आपके सीटेट में बहुत सारी चीज़ें आपको आसानी से एक ही जगह मिल जाएंगी। और यदि हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ध्यान देंगे दोस्तों, यदि हमारा ये पढ़ाना आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और एक चीज़ आप लोगों के लिए ज़रूरी सूचना है कि रोज़ सुबह 5 बजे, कितने बजे, 5 बजे हमारा ये एक वीडियो लाइव होता है। 5 बजे रोज़ सुबह लाइव होता है। तो कोशिश करें कि सुबह 5 बजे लाइव हो जाए, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें रोज़ वीडियो में बताई जाएंगी जो कि निःशुल्क आप लोगों को दी जा रही हैं। इस कोचिंग का उद्देश्य है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, जो कि आप लोग घर पर बैठे रहते हैं। आप लोगों को अगर निःशुल्क कई चीज़ें मिल जाएंगी तो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगी और आप परीक्षा में सफल हो जाएंगे। तो हमारा पढ़ाना की क्रिया सफल मानी जाएगी, क्योंकि एक शिक्षक तभी सफल होता है जब उसके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें एक बच्चे को सफल बना देती हैं, तभी एक शिक्षक सफल माना जाता है। तो ध्यान देंगे कि रोज़ सुबह 5 बजे लाइव आकर के आप लोग क्लास अटेंड करें। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम दें। धन्यवाद।